गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रीवियस लेक्चर्स में जो है हम इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस, कैलकुलेशन, बेसिक मीनिंग्स ये सब डिस्कस कर चुके हैं। 5 हेड्स के नाम हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आपका प्रोफेशन एंड बिजनेस, चौथा आपका कैपिटल गेन एंड फिफ्थ एंड लास्ट आपका अदर सोर्सेज होता है। देखिए, अगर हम सैलरी हेड की बात करें, फर्स्ट हेड वो काफ़ी लेंथी है, तो अगर हम उसे स्टार्ट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है उसी में कंज्यूम हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स से बेसिक इंटरेस्ट भी आपका मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने जो है इसका सेकंड हेड डिस्कस करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडर सेक्शन 22 के अंडर में आता है। इनकम टैक्स में अप्रॉक्स जो है वो 300 सेक्शंस जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, बट इतने सारे याद रखनी जो है वो काफ़ी टिपिकल है, तो आप कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो याद रख सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे सेक्शंस रहेंगे, तो हम मेन सेक्शंस जो है वो माइंड में रख सकते हैं। हमें जो है वो डिस्कस आज के टॉपिक में क्या क्या करना है। आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो ये एक प्योर डेफिनेशंस जो होगी, प्योर मीनिंग्स होंगे, या जो फॉर्मेट होगा वो आगे हमारी कैलकुलेशंस के लिए, आगे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे सामने मेंशन की गई है, आपके मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसको पढ़ेंगे हम। हाउस प्रॉपर्टी है क्या, कौन सा हेड है, क्या क्या चीज़ें इसमें कंसीडर की करनी है, रिलेशनशिप कैसा चाहिए होता है, ये पूरा पर्टिकुलर एक चीज़ें है जिसमें हम काफ़ी सारी वेराइटीज़ को पढ़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में कौन से कंसीडरिंग पॉइंट्स हैं, क्या उनकी एक्सेप्शंस है, किसे हम एचपी नहीं मानेंगे, फॉर्मेट कैसा रहेगा एचपी का, कि कैसे कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप उसकी कैसे निकाली जाएगी, और कुछ अदर्स मीनिंग जो हमारे हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के लिए डिस्कस करने हैं हमें। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हमें हाउस प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर मीनिंग पता होना चाहिए। तो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास सेकेंड हेड है, सेकेंड हेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, ये इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है ना, खाली इनकम टैक्स मत बोलिए, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो है ये सेकंड हेड है या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, इसमें जो है हमें क्या रिलेशनशिप है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसका रिलेशनशिप जो है वो लैंडलॉर्ड, आपका लैंडलॉर्ड और टीनेंट रिलेशनशिप है, लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट रिलेशनशिप है। ये पर्सन जो होगा ये आपके घर में रह रहा होगा, तो आपको जो है वो किराया देगा, ठीक है, एक रेंट पे करेगा। तो इस पर्सन की जो है वो इनकम होएगी, ये इनकम अर्नर है। इसका मतलब हमने मान के चलना है अपने आप को लैंडलॉर्ड की। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को खुद से रिलेट करेंगे तो ज़्यादा इजी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैंने अपना घर किराए पर चढ़ाया है और मुझे मेरे सामने वाले टेनेंट से जो है वो अपना रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो मेरे को कितना इनकम का टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना है, या मेरे पास जो एचपी की इनकम है कितनी मुझे गवर्नमेंट को शो करनी है और कितनी मुझे गवर्नमेंट को शो नहीं करनी है, कब कब शो करनी है, कब कब शो नहीं करनी है। तो ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप हमारा लैंडलॉर्ड और टेनेंट रिलेशनशिप का रहेगा। अब इसमें जो हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो आती है कि घर कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, या जो कुछ हाउस प्रॉपर्टीज़ के थोड़े मीनिंग डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो है ये 2 थिंग्स जो है आपकी ये रिक्वायरमेंट में थी कि सेकंड हेड है आपका और आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट रिलेशनशिप है। अब आती है कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका बेसिस क्या है, किस टाइप की हाउस प्रॉपर्टी को आप बेसिस ऑफ चार्ज में यूज़ करोगे। तो जो आपकी एचपी है वो 2 टाइप की हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी, मे बी रेसिडेंशियल, यूज़ ऑफ रेसिडेंशियल, मे बी यूज़ फॉर कमर्शियल, या नॉन रेसिडेंशियल। कमर्शियल या नॉन रेसिडेंशियल मीन्स या तो आप अपने घर की जो घर प्रॉपर्टी है, आपका हाउस प्रॉपर्टी जो है, या तो उसको रहने के लिए यूज़ करते हो, या उसको रहने के लिए नहीं तो मतलब बिज़नेस के लिए यूज़ करते हो, कि बिज़नेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, अदर मे बी रहने के अलावा बाकी सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हो। तो अब वो 2 तरीके से हो सकता है। आप खुद रह रहे हो, सेल्फ रेसिडेंट, आप खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहे हो, सेल्फ रेसिडेंशियल यूज़, और लेट आउट यूज़। ठीक है, आपने उसको अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ किया किसी को किराए पर चढ़ा के। कमर्शियल भी 2 तरीके से हो सकता है, यूज़ एज सेल्फ, खुद का बिजनेस कर रहे हो या खुद का प्रोफेशन कर रहे हो, या लेट आउट यूज़। लेट आउट में चाहे वो बिज़नेस कर रहा हो, चाहे वो प्रोफेशन कर रहा हो, चाहे वो अदर कर रहा हो।
ठीक है। तो देखो किसे एचपी जो है वो कंसीडर करेंगे, किराए पर, चाहे आपने घर रहने के लिए चढ़ाया हो, चाहे किराए पर आपने किसी को बिजनेस करने के लिए चढ़ाया हो, दोनों ही केसेस में ये एचपी है, ठीक है ना। यानी एचपी के अंडर में ये कैलकुलेशंस आती है, यानी दूसरों का रहना और दूसरों का बिजनेस करना, प्रोफेशन करना, ये एचपी में कंसीडर किया जाता है। अब बात आती है हमारे पास अपना रहना। अपने रहने में तो हमें कोई रेंट नहीं मिला, लेकिन उतना ही हमारे पॉकेट में सेव तो हो गया ना, इनकम जनरेट नहीं हुई, ठीक है, मानते हैं इनकम जनरेट नहीं हुई, बट आपका खुद का रहना भी एचपी में कंसीडर किया जाता है। उतने ही पैसे आपके पास बच गए हैं, किस कारण से, सिर्फ एचपी के कारण से। जिस कारण से बची है उसी कारण को हम अपने इनकम टैक्स में वही हेड कंसीडर कर लेते हैं। तो एचपी के कारण बचे हैं क्योंकि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये एचपी हेड में आएगा। अब आती है खुद का बिजनेस या खुद का प्रोफेशन अपने ही घर में चलाना, ये एचपी नहीं है। तो अभी आपके पास एक थर्ड पॉइंट आएगा इसके बाद कि किसे एचपी नहीं मानेंगे, नॉट कंसीडरिंग या एक्सेप्शंस ऑफ एचपी। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अपना घर का अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ करना एचपी नहीं होता, ठीक है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे जो है एचपी है, खुद का रहना, दूसरों का रहना और उस बिज़नेस में या उसे किसी भी प्रोफेशन के लिए किराए पे चढ़ाना, ये सब चीज़ें जो है एचपी में डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। अब हमने रिलेशनशिप की बात करी, जो सेकंड पॉइंट लिखा था कि रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब रिलेशनशिप ऑफ एचपी, क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। अब एक छोटी सी चीज़ आती है, ये एक लैंडलॉर्ड है, ये एक टेनेंट है और ये एक सब टेनेंट है। अब ये सब टेनेंट क्या होता है, देखिए इसने अपना घर इसको दिया, ये एक एचपी थी, ये घर है, उसने ये घर जो है इसके ऊपर, ये ए का घर था, ए ने अपना घर किसी बी को रहने वाले को दिया, तो बी जो इसको किराया देगा, इट मीन्स वो आपका एचपी है, ठीक है ना, ए की वो एचपी इनकम है। लेकिन बी ने पूरा घर ले तो लिया किराए पे, लेकिन उससे इतना बड़ा घर जो है यूज़ में तो आ नहीं रहा है, तो उसने सोचा इतना बड़ा घर का मैं अकेला रेंट पे कर रहा हूँ, इससे अच्छा है मालिक तो बाहर गया हुआ है या मालिक रहता नहीं है, या उससे पूछ लेता हूँ एक बारी कि आधा पोर्शन किसी को चढ़ा दूँ कि किराए पे। ज़्यादातर तो ऐसे केसेस में मालिक से नहीं पूछताछ की जाती, खुद ही वो अपने बिहाफ पे अपने पोर्शन में किसी को रख सकता है। तो उसने जो है ये किसी सब टेनेंट को दे दिया। अब ये सब टेनेंट जो है ये जो किराया पे करेगा वो टेनेंट को पे करेगा, लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं। लैंडलॉर्ड को तो उसकी प्रॉपर्टी का जो फेयर है, रेंट है, वो टेनेंट पे कर ही रहा है। टेनेंट कुछ पोर्शंस में, जैसे ये पूरा हाउस है उसमें से कुछ पोर्शन इसको किराए पे चढ़ा दिया, ये तो पूरे रेंट इसको देता है, लेकिन इतने पोर्शन का रेंट इससे रिसीव कर लेता है। तो अगर इस सब टेनेंट से टेनेंट को कोई इनकम हो रही है तो वो एचपी आपकी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें उसके मकान के मालिक नहीं हो। ये आपका किराएदार जरूर है लेकिन आप मालिक नहीं हो। मीन्स यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट रिलेशनशिप होना कंपलसरी है। विदाउट लैंडलॉर्ड आपने सिर्फ घर के केयर टेकर हो या घर पे आपने किराए पे रहते हो फिर किराए पे रह रहे हो तो वो एचपी नहीं होता। तो फिर वो क्या होता है, आपको इनकम तो हो रही है, सैलरी में नहीं है, आप एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में नहीं हो, बिजनेस में नहीं है, आपके नाम का लाइसेंस नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, आप कोई चीज़ सेल नहीं कर रहे। तो अगर कोई बची कुछ चीज़ है तो वो क्या है हमारे पास, अदर सोर्सेस। मीन्स सब टेनेंट से होने वाली टेनेंट को इनकम अदर सोर्सेस है, बट टेनेंट से होने वाली लैंडलॉर्ड को इनकम एचपी है। आई रिपीट इट, सब टेनेंट से होने वाली इनकम टेनेंट को जो मिल रही है रेंट वो अदर सोर्सेस है, बट टेनेंट से अगर लैंडलॉर्ड को कोई इनकम मिल रही है एक्चुअल बेसिस पे तो वो हमारे पास एचपी कंसीडरिंग है, ठीक है। तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, ना कि टेनेंट और सब टेनेंट का। ये रिलेशनशिप यहाँ पे वैलिड नहीं है। 2 चीज़ें डिस्कस हो गई, मीनिंग ऑफ एचपी, और हमारे पास एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की है वो हमने डिस्कस की है रिलेशनशिप, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमारे पास जो है वो डिस्कस हो गई हैं। अब आती है हमारे पास तीसरी चीज़ की बारी, किसे हम एचपी कंसीडर करेंगे, ठीक है। किसे किसे हम एचपी कंसीडर करेंगे, एचपी किसे कंसीडर करते हैं, एचपी कंसीडर और एचपी नॉट कंसीडर। ये एक डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए समझाया जा रहा है ताकि माइंड में याद रहे, क्वेश्चन करते वक्त हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखिए खुद का रहना अभी बताया, सेल्फ रेसिडेंशियल एचपी है, सेल्फ बिजनेस या प्रोफेशन एचपी नहीं है। उसके बाद दूसरों का रहना और दूसरों का बिजनेस
अब बात आती है किसे एचपी कंसीडर करना है और किसे एचपी कंसीडर नहीं करना। तो देखिए सेल्फ रेसिडेंशियल आपका एचपी होता है, लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल आपने किसी को रहने के लिए यूज़ करने के लिए दिया है, उससे आपको रेंट रिसीव्ड होगा ना, तो ये भी आपका एचपी है। लेट आउट फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन किसी को बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए आपने किराए पर दिया है, तो वो भी आपका एचपी होगा। अच्छा जो घर होगा वो लैंड अटैच बिल्डिंग होगा, यानी कंप्लीट बना हुआ घर होगा। ऐसा नहीं कि 2-4 दीवारें चार नहीं 2-3 दीवारें खड़ी करवा दी या छत जो है वो ऐसी छप्पर के डलवा दी किराए पर चढ़ा दिया। ये चीज़ें जो है हमें अंडर कंस्ट्रक्शन एचपी नहीं लेनी है, हमें प्योर एचपी लेनी है। आप पर्टिकुलर किसी टेनेंट को रहने के लिए घर दे रहे हो, महीने के लिए, साल भर के लिए, 10 महीने के लिए, कैसे भी करके आप उसको पर्टिकुलर घर दोगे लैंड अटैच बिल्डिंग के वाला, ठीक है। तो हमें एचपी जो है वो इसे कंसीडर करना है। अब बात आती है एचपी किसे कंसीडर नहीं करना। हमें क्वेश्चंस में एचपी किसे कंसीडर नहीं करना ये ध्यान देना है। क्वेश्चन होंगे वो एचपी के होंगे, किसे एचपी के अंदर सॉल्व नहीं करना है, गलती से सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है किसे एचपी कंसीडर नहीं करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास सेल्फ बिजनेस या प्रोफेशन, बी मीन्स बिजनेस है, सेल्फ बिजनेस या प्रोफेशन जो है वो एचपी कंसीडर नहीं होगा। टीनेंट सब टीनेंट लेट आउट, अभी बताया कि टीनेंट ने अगर किसी सब टीनेंट को लेट आउट किया है तो वो भी एचपी कंसीडर नहीं होगा। एम्प्लॉयर है कोई, उसके पास कोई घर खाली है, स्पेयर है, और उसने अपने एम्प्लॉय को कह दिया कि आप रह लीजिए, ठीक है, वो सैलरी हेड में आएगा, वो भी एचपी कंसीडर नहीं होगा। ये क्वार्टर लिखा है, ज़्यादातर अगर एम्प्लॉयर जो है किसी सर्विस में रहते हुए अपने एम्प्लॉय को कोई घर प्रोवाइड करता है, कोई बिल्डिंग प्रोवाइड करता है, तो उसे क्वार्टर कंसीडर किया जाता है, तो वो भी आपका एचपी कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका चैरिटी बेसिस पे करने के लिए आपने यूज़ करने के लिए दे दिया, जैसे आपने कहा कोई धर्मशाला खोल लीजिए, ठीक है, ये घर है, इसमें कोई मेडिकल हाउस खोल लीजिए, या कोई दवाई की दुकान, मेडिकल प्रैक्टिशनर की कोई शॉप, या कोई भी अपना ऐसा चीज़, ऑर्फन हाउस खोल लीजिए, ओल्ड एज कुछ देना हो तो दे देना या नहीं, तो ये भी चीज़ें एचपी में कंसीडर नहीं की जाती। पेइंग गेस्ट जिसे पीजी बोलते रहते हैं, पीजी में भी इसको भी एचपी नहीं बोलते। पीजी और एचपी में फ़र्क होता है। एचपी में प्रॉपर टेनेंट है, वो आपके साथ कुछ रिलेशनशिप्स के साथ आ रहा है, वो आपके पास मंथली बेसिस पे रहेगा या साल भर के कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, 10 साल के, 5 साल के, इस टाइप से आपको लेने होते हैं। तो पेइंग गेस्ट भी आपका एचपी नहीं होता। होटल्स रिसोर्ट चलाना ये भी आपका एचपी नहीं है, ये भी बिजनेस हेड में आएगा। तो आपको सबसे मेन चीज़ याद रखनी है किसे एचपी कंसीडर करना है, यानी किस टाइप की कैलकुलेशन, तो जो है मेनली ये 3 टाइप की कैलकुलेशन जो है वो एचपी में रहेगी। किसे एचपी की कैलकुलेशन नहीं मानना है उसको आपको अवॉइड करना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो अपना बिजनेस, टीनेंट सब टीनेंट रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई घर दिया है, चैरिटी बेसिस यूज हो रहा है प्रॉपर्टी का, पेइंग गेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है या होटल रिसोर्ट्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसे एचपी कंसीडर नहीं करना है। ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है हमारा वो है हमारा कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल टैक्सेबल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस, जिस भी पर्सन का हम निकालते होंगे उसका नेम, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 टू 2023। आपका 22-23 का जो है असेसमेंट ईयर है, क्योंकि आपकी 21-22 की इनकम है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर जो रहेगा वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का है, और उसके बाद हम मतलब 21 वाला बजट जो है फॉलो कर रहे हैं, जो फरवरी 21 में आया होगा और आपका अप्रैल 21 से फॉलो हो गया होगा ऑल ओवर इंडिया पे, और 22-23 हम असेसमेंट ईयर के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। पहले आपको फॉर्मेट आना चाहिए। तो इसका फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा है, यानी लेकिन आप जो है एक पर्टिकुलर इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर्ली डन हो जाएंगे। तो फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको GAV भी बोल सकते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर ग्रीन लाइन कर रहे हैं या जिसके ऊपर कोई नोट्स मेंशन कर रखे हैं, इसका मतलब वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैलकुलेशन उन्हीं की ज़्यादा होएगी। बाकी फॉर्मेट याद करना है, सिर्फ प्लस और माइनस करना है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का प्रोसीजर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब हमें कितना जो किराया है वो मिला है, कितना किराया जो है अपने टेनेंट्स ने मिला है। कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर 5,000 रुपये महीने के हिसाब से मिलते हैं, 12 महीने के 60,000 रुपये, सीधी सी बात लिख देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स 1961 और कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस जो जिनमें अमेंडमेंट्स होती रहती है, उनके अकॉर्डिंग
कुछ डेफिनेशंस हमारी रेंट रिसीप्ट की अलग अलग है, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो कैलकुलेशन से ही निकालेंगे हम, विदाउट कैलकुलेशन से ऐसे नहीं कर देंगे। उसके बाद हमें गवर्नमेंट जो है कहती है यही ज़रूरी नहीं आप हमें जो कमाया उस वही दे दो, हमें शो कर दो। तो गवर्नमेंट ने ना इनकम टैक्स में बहुत सारी हमें लूप होल्स दे रखी है, मतलब बहुत सारे हमें रिलैक्सेशन दे रखी है। उनकी तो लूप होल्स हो गई, उनकी तो कमियाँ हो गई, हमारे लिए वही हमारा बेनिफिट हो गया। गवर्नमेंट कहती है इतना तुमने कमाया, लेकिन अगर म्यूनसिपल टैक्स जो है तुमने हमें पे भी तो किया है ना कुछ, उसको कमाने के चक्कर में तुमने हमें कुछ खर्चे भी तो पे किए है ना। म्यूनसिपल टैक्स इनके डिफरेंट जो है और भी नेम्स होते हैं, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, कमेटी टैक्स, ठीक है ना। ये हम अभी जब धीरे धीरे पॉइंट्स पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे उसको। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है, ये आपका एक्सपेंस है, आप इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जीए भी होनी चाहिए तो आप इसको माइनस कर सकते हैं। कब माइनस कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये भी बताएंगे। उसके बाद सेकंड, अभी सिर्फ आप फॉर्मेट को डिस्कस किए कि फॉर्मेट कैसे याद करना है। सबसे पहले हमें किराया जो है वो मिल गया, तो किराया मिलने के बाद गवर्नमेंट कहती है अपना म्यूनसिपल टैक्स अरे हमें पे किया है ना आपने एक्सपेंसेस है आपका, आप अपनी इनकम में से एक्सपेंस घटा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है अनरिलाइज रेंट। अनरिलाइज रेंट का मतलब आपका डूबा हुआ रेंट, ठीक है। अगर कोई रेंट आपका डूब गया है तो ये कब का होगा, कब किस साल डूबा होगा, इस साल का तो डूबा हुआ होगा तो ऊपर होगा ही नहीं, तो ये कैसा होगा, कौन सी कंडीशंस पूरी होने के बाद ये घट सकता है, तो ये सब चीज़ भी याद रखनी है। अनरिलाइज रेंट भी आपका एक माइनस होता है। अब आपके पास आ गया नेट एनुअल वैल्यू, ये आपको पर्टिकुलर रेंट आपके हाथ में बच रहा है अभी, ठीक है। दो चीज़ें माइनस करने के बाद अब आती है जो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस जब सीखा था तो वहाँ हमने ना दो स्टैंडर्ड डिडक्शन याद कर ली थी। एक सैलरी की होती है 50,000, 16(1) के अकॉर्डिंग घटाने ही घटाने हैं अगर आपको ग्रोस सैलरी दे रखी है तो, और ऐसी अगर आपको ग्रोस एचपी दे रखी है तो आपको 30% घटाना ही घटाना है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ठीक है ना। एचपी का 22 है सेक्शन, इसका 24A है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। एनएवी का जो ये एनएवी आया इसका 30% बिना कहे आपको माइनस कर देना है, ठीक है ना, ऑफ एनएवी। एनएवी का 30% जो है बिना कहीं माइनस कर देते हैं ना, इसमें बहुत सारे खर्चे जाते हैं। आपने घर वाइट वॉश करवाते हो, रिपेयर करवाते हो, रीमॉडलिंग करवाते हो, जस्ट लाइक आप एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हो अपने घर को सुधार करने के लिए, घर की कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो आपके वो 30% ही घटेंगे। चाहे आपने 1 लाख रुपए खर्च किया हो घर पे, चाहे आपने 20,000 खर्च किया हो, चाहे आपने कुछ भी ना किया हो खर्चा, ठीक है। तो एनएवी जो है उसका 30% घटाना ही घटाना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। चलो एक फ़ायदा यहाँ मिल गया, हमें अपने गवर्नमेंट को सारी इनकम शो नहीं करनी। दूसरी चीज़ है अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर घर आपने किराया लोन लेके मतलब इंस्टॉलमेंट जा रही है, उसका इंटरेस्ट भी जा रहा है, ऐसे फिर बना रखा है, तो आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट की भी डिडक्शन कहती है, इंटरेस्ट भी घटा लीजिए। लेकिन इसकी कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंडीशन पूरी होने के बाद कितना इंटरेस्ट ऑन लोन घट सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर एचपी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगर कोई कैलकुलेशन रहेगी तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन की ही रहेगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना घटाना है, कैसे घटाना है, ये हम एचपी में सीखेंगे। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, आपने ये कर लिया। अब हो सकता है आपका पॉजिटिव आंसर आए, हो सकता है आपका नेगेटिव आंसर आए। अगर नेगेटिव है तो वो लॉस फ्रॉम एचपी है, आपके पास जो है वो लॉस हो गया है। अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, लॉस भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, यानी इनकम भी आ सकती है। रिलाइज रेंट, अब अनरिलाइज था डूबा हुआ, तो रिलाइज जो है मिला हुआ, कौन सा रेंट जो है मिल गया उसका 70% जोड़ना है। 30 तो जोड़ते ही नहीं है ना, 30 तो क्योंकि गवर्नमेंट छूट देती है, तो 70% उसको जोड़ना है। टोटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसको आपको सीक्वेंस में ही याद करना है, बिल्कुल कंपल्सरी, लर्न इन सीक्वेंस। आपको लर्न जो करना है इसको वो सीक्वेंस या इन ऑर्डर में ही करना है, ठीक है ना। इसको आगे पीछे करोगे तो क्वेश्चन ख़राब हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, या आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी लेस म्यूनसिपल टैक्स लेस अनरिलाइज रेंट, एनएवी का 30% बिना कहे घटा देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, वैलिड होगा तो घटा देना है। इनकम आ सकती है, लॉस आ सकता है, उसके बाद आपको 70% जो है वो रिलाइज रेंट का जोड़ना है। इसके बाद अगर आप कुछ भी जोड़ोगे ना उसको 70% ही जोड़ेगा, 30% तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है इसलिए, ठीक है। तो ये आपको आगे जाके जो है वो हो सकता है इनकम आ रही है और हो सकता है आपके पास इसका लॉस आ रहा हो, ठीक है। तो ये हम चीज़ें ध्यान रखेंगे। यहाँ सामने एक चार्ट दिया हुआ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, पहले इस चार्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशंस निकालना सीखेंगे।
तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने की देखो डिफरेंट ABCD 4 कैटेगरीज है। अब आपको पहले तो ये देखना पड़ता है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, मतलब आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो HP आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो किस कैटेगरी के अंदर आती है। फर्स्ट कैटेगरी है लेट आउट HP फॉर फुल ईयर। आपने अपने घर को जो है वो पूरे साल किराए पे चढ़ाया है। फुल ईयर का मतलब यहाँ पे 12 मंथ्स, ठीक है ना। फुल ईयर का मतलब यहाँ पे 12 मंथ्स, 1 साल 12 महीने के बराबर। तो आपने पूरा घर अपना जो है 12 महीने किराए पे चढ़ाया है। अब उसमें भी 2 कैटेगरी है, फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है आपका जो घर आपने किराए पे चढ़ाया है वो अंडर RCA है। RCA फुल फॉर्म इज़ रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 में जो आया था। अगर आपने अपना घर किराए पे चढ़ाया पूरे साल के लिए तो वो अंडर RCA में है, आता है, या नोट अंडर RCA में आता है। मतलब आपने जो घर किराए पे चढ़ाया पूरे साल वो आपका रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर में नहीं आता वो घर। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बी कैटेगरी होती है आपने घर ना पूरे साल किराए पे चढ़ाया, आपने घर जो है 10 महीने चढ़ाया, 2 महीने खाली रखा, मतलब लेट आउट प्लस वैकेंसी। कुछ महीने वो किराए पे रहा और कुछ महीने वो खाली रहा, इस टाइप से। तो उसमें क्या क्या केसेस रह सकते हैं, कितना रेंट आपको रिसीव्ड हुआ होगा, कितना रेंट आपका नहीं हुआ होगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। किसे GAV कैलकुलेशन में हम GAV कंसीडर करेंगे। थर्ड कैटेगरी रहती है सेल्फ ऑक्यूपाइड, और उसके भी फर्दर बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं। जैसे आपने पूरे साल आप खुद ही रहे फुल सेल्फ ऑक्यूपाइड, या आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, लेट आउट भी है, कुछ टाइम आप रह लिए, कुछ टाइम आपने किराए पे चढ़ा दिया, या कुछ पोर्शन में आप रह लिए, कुछ पोर्शन आपने किराए पे चढ़ा दिया, ये भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है आप रहे, वैकेंट भी रहा, लेट आउट भी रहा, एज़ पर टाइम अकॉर्डिंग और एज़ पर पोर्शन अकॉर्डिंग। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। डी जो है उसे हमें HP मानना ही नहीं है, ये सबसे अलग पॉइंट है। ना तो आप रहे, ना किराए पर चढ़ाया, मतलब पूरा घर जो है वो 12 के 12 महीने खाली रहा है, जस्ट लाइक भूत बंगला टाइप। तो इस टाइप से हम इसे तो HP कंसीडर ही नहीं करेंगे, अपना रहने पे इनकम बची नहीं और दूसरों के रहने से इनकम आई ही नहीं, तो HP है ही नहीं किसी कारण से, बस घर बना के रख रखा है शॉपीस की तरह से। इसे HP कैलकुलेशन में हमें शामिल नहीं करना है, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स जो जा रहा होगा सो जा रहा होगा, अदरवाइज़ बाकी हमें सब चीज़ें इसमें HP में कंसीडर नहीं करनी। तो हमें जो है डिफरेंट 3 कैलकुलेशंस और उनके फर्दर पार्ट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। पूरे साल किराए पे चढ़ाना, कुछ टाइम पीरियड के लिए किराए पे चढ़ाना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस रिमेनिंग पोर्शन के साथ आप क्या करते हो, रिमेनिंग टाइम में आप क्या करते हो, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यूज़ जो है वो कंसीडर की जाती है GAV कैलकुलेशन में। तो आपके यहाँ पे जो है वो डिफरेंट 4 नेम्स हैं, ये आपको 4-5 नाम जो है वो याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ म्यूनसिपल वैल्यू, second is fair rental value, third is actual rent receivable value, और फोर्थ इज आपकी स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। अच्छा, कमेटी वैल्यू, लोकल वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, पीछे आगे से म्यूनसिपल वर्ड हटा के ये वर्ड लगा सकते हो। फेयर रेंटल का हो सकता है सिमिलर रेंट, सिमिलर बिल्डिंग वैल्यू, या सिमिलर रेंट या बिल्डिंग। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये कई बार हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है। डी फैक्टो रेंट, डी फैक्टो FACTO, डी फैक्टो रेंट, और स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, रेंट कंट्रोल वैल्यू, ठीक है। तो आपको पहले इनके बेसिक मीनिंग पता होने चाहिए, तभी हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे। देखिए म्यूनसिपल वैल्यू, कमेटी वैल्यू, लोकल प्रॉपर्टी वैल्यू वो होती है जो हमारे घर की वैल्यू जो है वो म्यूनसिपल कमेटी में मेंशन की हुई है, किसी कागजी डॉक्यूमेंट वगैरह में वो वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसकी वैल्यू जो है वो घटती बढ़ती रहती है आराम से, तो वो मेंशन है, उसको हमें पूरे साल की एक बारी में मेंशन है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशन में यूज़ ज़रूर करते हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फेयर रेंटल वैल्यू, अपना घर कितने पे जा रहा है नहीं पता, लेकिन सेम ऐसी ही बिल्डिंग ना सामने वाले की भी है, उसने अपने घर का किराया इतना रखा हुआ है, तो हम मान के चलते हैं हमारे घर का किराया भी इतना हो सकता है। एज पर डीम्ड फेयर रेंटल वैल्यू सामने वाले के घर को देखकर, या सामने जिस या उसी पोर्शन में उसी एरिया में उस टाइप का घर बना हुआ है तो उसका इतना रेंट मिलता है तो हमारा भी इतना प्राप्त हो जाएगा।
एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो मिलने योग्य है, जो मिल रहा है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल दोनों चीज़ हो सकती है, रिसीव भी हो सकता है या रिसीवेबल भी हो सकता है, तो मिल गया या मिलने वाला है। डिफेक्टो रेंट मीन्स आप सच में जो किराया अपना वसूल कर रहे हो, किराया प्राप्त कर रहे हो, वो सब चीज़ें। और स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, जो घर हमारे जो होते हैं वो पॉश एरिया में होते हैं। पॉश एरिया का मतलब होता है जहाँ पे सोसाइटी जो होती है वो हायर्स होती है, तो वहाँ पे ना रेंट कंट्रोल सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो टेनेंट है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अगर बात करें 1948 से पहले की, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में रेंट कंट्रोल सिस्टम नहीं होता था। लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी मर्ज़ी से सेम वही वेज की तरह लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। वेज एक्ट भी 1948 में आया था, सेम ऐसे रेंट कंट्रोल एक्ट भी इसी की एक तरीके से था कि किराएदारों का काफ़ी शोषण किया जाता था, उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उनसे मन मर्जी के किराए वसूल किए जाते थे, उनकी सिचुएशन को नहीं देखा जाता था या किस एरिया में घर है इस चीज़ को भी जस्टिफाई नहीं किया जाता था। 1948 में उसके बाद हमारे पास रेंट कंट्रोल एक्ट आया। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया है, लेकिन 48 का वो 92 अमेंडमेंट कर दिया गया था बाद में। तो उसमें ये कहा गया कि लोगों की अगर घर इस एरिया में लिया है तो इतना रेंट होना चाहिए। चोल सिस्टम में है, जैसे मुंबई में जो है, महाराष्ट्र में वो चोल सिस्टम वगैरह चलता है, तो इस टाइप के घर जो है यहाँ पे है तो उस टाइप से होने चाहिए, तो उनका रेंट इतना होना चाहिए। तो रेंट कंट्रोल एक्ट, अगर हम बात करें किसी पॉश एरिया की, जैसे मॉडल टाउन्स जो होते हैं, आमतौर पे सिटी में मॉडल टाउन, सन सिटीज़ वगैरह ये सब चीज़ ज़रूर बनी होती है, तो वहाँ के जो रेंट होंगे वो थोड़े हायर होंगे, तो उसको रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर में लिया जाता है। नॉट अंडर RCA का मतलब आपका स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपके जहाँ पे भी क्वेश्चन में नोट स्टैंडर्ड रेंट आपको दिखे ही ना, तो आप समझ जाना वो नॉट अंडर RCA वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, यानी रेंट कंट्रोल एक्ट वहाँ नहीं चलता। तो 4 रेंट आपको इसके मीनिंग पता होने चाहिए। म्यूनसिपल आपके कागजी डॉक्यूमेंट में जो मेंशन है, फेयर रेंटल वैल्यू, अपने घर की वैल्यू, अपने घर का किराया आप सामने वालों की देखकर अंदाज़ा लगाते हो। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, सच में जो किराए पे चढ़ा रखा है उसको। और स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, अगर आपका घर जो है वो पॉश एरिया में है ये तो अंडर RCA, अगर आपका घर जो है वो नॉट अंडर RCA, अगर वो पॉश एरिया में नहीं है तो उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का अंडर RCA रूल नहीं चलता। आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो है वो किराया वसूल कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो आने के बाद हमारे पास आता है कैलकुलेशंस के पॉइंट। कैलकुलेशंस जो है वो हम क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे क्वेश्चंस मूव करते वक्त सीखेंगे। अभी सिर्फ हमें बेसिक चार्ट सीखने हैं, तो हमें जो कैलकुलेशन सीखनी है वो लगभग फर्स्ट की 2, सेकंड की 3, थर्ड की फिर 3 और उसके भी फर्दर पार्ट्स, तो लगभग हमें जो है 7-8 टाइप की जेबी कैलकुलेशन सीखनी है। तो उसके लिए हमें 4 पता होने चाहिए। रेंट अभी सिर्फ हम इतना ही देखते हैं। अब बात आती है म्यूनसिपल टैक्स की। म्यूनसिपल टैक्स जो है वो किन कंडीशंस में माइनस होता है। मैंने GAB निकालना नहीं सिखाया है, GAB के सिर्फ नेम बताया है कि GAB क्या होती है। अब बात आती है म्यूनसिपल टैक्स की। छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट्स कंप्लीट करने हमें। तो म्यूनसिपल टैक्स जो है वो कब तो घटेगा, और म्यूनसिपल टैक्स जो है वो कब आपके पास नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी है। देखिए, अगर GAB जो है वो कुछ भी आई है पॉजिटिव तो घटाना है आपको। GAB पॉजिटिव कुछ भी आई है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, कुछ भी आया, आपको म्यूनसिपल टैक्स घटाना है। लेकिन अगर GAB आपके पास 0 आई है, नील आई है, ठीक है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमेशा पूरा घर आप खुद यूज़ करते हो, इट मीन्स आपके घर की GAB कुछ होती ही नहीं, आपको रेंट मिलता ही नहीं है, तो इस केस में आपको म्यूनसिपल टैक्स नहीं घटाना, ठीक है, ये याद रखना। सेकंड थिंग, म्यूनसिपल टैक्स जो है वो GAB से ज़्यादा भी हो सकता है और GAB से कम भी हो सकता है। म्यूनसिपल टैक्स ऑल डिडक्ट होगा, बट ये याद रखना वो पे इन प्रीवियस ईयर होना चाहिए, मतलब पे ज़रूर होना चाहिए, एकर्ड नेचर का नहीं होना चाहिए, पे ज़रूर होना चाहिए। तो कौन सा नेचर नहीं होना चाहिए? नॉट पे वाले जो है वो म्यूनसिपल टैक्स नहीं घटते हैं, पे वाले ही घटते हैं, ठीक है। चाहे वो GAB से ज़्यादा हो म्यूनसिपल टैक्स, चाहे वो GAB से कम हो म्यूनसिपल टैक्स, सारे घट जाएंगे, बस पे ज़रूर होना चाहिए अपने प्रीवियस ईयर में। पहले वाले भी नहीं, हाँ पहले ईयर में नहीं, लेकिन पहले वाले ईयर के अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर्स, मतलब प्रीवियस ईयर्स म्यूनसिपल टैक्स प्लस पास्ट ईयर मतलब उस साल से पहले की बोल रही, प्रीवियस ईयर जैसे 21-22 हो गया तो उससे पहले वाले ईयर्स के भी उनको भी अलॉन्ग कर दो, अलॉन्ग विथ इन सबके जोड़ जो है वो प्रीवियस ईयर में ही पे हो,
ठीक है। उनके जो टोटल है, जैसे 10,000 इसका है और पहले वाले 40,000 है, 50,000 आपके पास म्यूनसिपल टैक्स हो गया, तो 50 के 50,000 घटा सकते हो अगर आपने अपने साल में पे की है तो। 50,000 के 50,000 अपने इस साल में पे किया तो 21-22 में, ठीक है। नॉट पे वाले नहीं घटेंगे। मेन जो है वो ओनर ही पे करे, पेड बाय रियल ओनर, पेड बाय रियल लैंडलॉर्ड। पे कौन करेगा? लैंडलॉर्ड। तो नॉट पे बाय टीनेंट। अगर जैसे मिस्टर राम है और वो ओनर है और मिस्टर श्याम है वो टीनेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है म्यूनसिपल टैक्स पे, ठीक है, पहले कंडीशन पूरी। म्यूनसिपल टैक्स जो है वो 4-5 सालों का था, अब सारा अपने सालों में पे हुआ है, ठीक है, सब कुछ कंडीशन पूरी, बट पे बाय मिस्टर श्याम। तो ये तो गलत हो गया ना, और हमने जल्दबाजी में पढ़ा नहीं, हमने फटाफट घटा दिया, क्वेश्चन वहीं से ही खत्म हो गया आपका। आपने म्यूनसिपल टैक्स हटा दिया, मीन आपने अपनी एन भी गलत कर दी, 30% ऑटोमेटिक गलत, सब कुछ गलत, क्वेश्चन वहीं के वहीं खत्म। तो नॉट पे बाय टीनेंट, टीनेंट अगर पे करेगा तो आपका जो है वो म्यूनसिपल टैक्स नहीं घटेगा। तो ये कुछ कंडीशन है, म्यूनसिपल टैक्स आपको कब घटाना है और कब नहीं घटाना है। अपने साल में ही पे हो 21-22 में तो घटाना है, प्रीवियस ईयर में अपने GAV जरूर होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, सारे घटाने हैं और ओनर ही पे करेगा तो घटाने हैं। म्यूनसिपल टैक्स के और नाम लिख लेना, कमेटी टैक्स, लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और म्यूनसिपल टैक्स तो है ही है, ठीक है। अच्छा, म्यूनसिपल टैक्स अगर परसेंटेज में दे रखा है, अगर क्या दे रखा है, परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, तो वो ऑलवेज पुट ऑन म्यूनसिपल वैल्यू। तो आपको म्यूनसिपल वैल्यू का लेना है वो परसेंट, ठीक है। तो आपको वो अगर परसेंट में दे रखा है 10%, 15%, 20% म्यूनसिपल टैक्स पेड, तो किसका ले? इस अपने जो प्रीवियस ईयर की म्यूनसिपल वैल्यू है उसी का। म्यूनसिपल वैल्यू 20,000 दे रखे तो उसका 10%, 5% जो भी होगा वो आपको लेना है, ठीक है। तो म्यूनसिपल वैल्यू का ही म्यूनसिपल टैक्स लिया जाता है और किसी वैल्यू का म्यूनसिपल टैक्स नहीं कैलकुलेट किया जाता। ये कुछ बातें जो है आपको याद रखनी है अपनी कैलकुलेशन करते वक्त। तो आज हमने जो है वो क्या क्या डिस्कस किया है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमारे कुछ डेफिनेशंस और हैं, और डेफिनेशंस क्या क्या रह गई है हमारे पास। अनरिलाइज रेंट क्या होता है इसके बारे में, रिलाइज रेंट क्या होता है, रिकवर्ड रेंट क्या होता है, नॉट रिकवर्ड रेंट क्या होता है, वो इन्हीं के नाम है। एरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है, 30% स्टैंडर्ड रिडक्शन में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या, वो कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जिसको हम एक साथ इतना नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद करिए, मीनिंग ऑफ HP क्या है, HP के कंसीडरिंग पॉइंट्स क्या है, किसे HP कंसीडर करेंगे, किसे HP कंसीडर नहीं करेंगे, GAV कितने टाइप्स की सीखनी है हमें, GAV है क्या और कितने टाइप की सीखनी है हमें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका रेंट रिसीव्ड है, एक्चुअली में कितना रेंट आपको गवर्नमेंट को दिखाना है शुरू में कि हमें मिला है, हमारे हाथ में आया है, फिर उसमें से क्या क्या आपको माइनस करना है, उसमें से एक माइनस का पॉइंट हमने पढ़ा है म्यूनसिपल टैक्स, कितना तो हमें माइनस करना है, किस कंडीशन में और कब हमें माइनस नहीं करना है। ये सारे पॉइंट्स जो है आपके HP के बेसिक को बताते हैं। उसके बाद जब कैलकुलेशंस आएंगी तो हम उनके नेक्स्ट फर्दर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।